हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पवन सीरीज देखेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा था, जिसके अंतर्गत हमने टोटल 11 क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं इसमें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना, यहाँ पर सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए इनविटेशन देना अपने फ्रेंड को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखिए एजी विकासपुरी, न्यू दिल्ली, 10 अक्टूबर 2019। यहाँ पे एड्रेस है। यहाँ से देखिए, माय डियर फ्रेंड राजीव, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट माय सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड एंड द मैरिज सेरेमनी इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन 19 नवंबर। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने फ्रेंड को ये बताया जा रहा है कि कब शादी है। यहाँ पे कितनी तारीख है? 19 नवंबर को। दिस इज एन एडवांस इंफॉर्मेशन टू यू। अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड इज बीइंग सेंट टू यू सेपरेटली। द मैरिज पार्टी विल अराइव from Noida and the reception will be held in the community center hall at Rajouri Garden which is very close to our residence। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल बताया गया है कि कब शादी है और उसके बाद कहाँ से है। ये सारी चीज़ें ये आपको लिखने के लिए आएगा। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही लिखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप अपने तरीके से अपने सिटी के नाम डाल करके, अपने सिटी के जो भी मैरिज हॉल है उसका नाम डाल करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द ब्राइड ग्रूम इज वर्किंग एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक इट convenient to attend the reception and the marriage ceremony along with your parents। यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ शादी समारोह में आने के लिए कहा गया है, रिक्वेस्ट किया गया अपने फ्रेंड से। अब हम यहाँ पे देखें, आई होप यू विल रिस्पॉन्ड टू माई इन्विटेशन, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, अपने फ्रेंड्स से ये कहा गया है कि वो इसके जो भी ये लेटर है इसका रिस्पॉन्स दे, और साथ ही जो भी उसके पेरेंट्स हैं उसके लिए वो सम्मान व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे योर लविंग XYZ। तो यहाँ पे कुछ भी नाम आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेटर जो आपके फ्रेंड को ये इनवाइट करने के लिए है कि आपके सिस्टर की शादी है, उसको आना है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ भी देखिए ये एप्लीकेशन है। इसके पहले हमने देखा लेटर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपना एक्चुअल नाम लिखने के लिए मना किया गया है। और साथ ही यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के पास कि जो भी आपकी फ़ीस है उसमें कंसेशन हो। यहाँ पे देखते हैं आंसर में, द प्रिंसिपल MD जैन इंटर कॉलेज आगरा। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना रहता है। अब यहाँ पे सर, फिर नीचे से विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम
a student of the 7th class of your school and I am unable to pay my school fee because my father work in private job। यहाँ पे आपको कोई रीजन शो करना पड़ेगा कि क्यों आप अपनी फीस को पे नहीं कर सकते हैं। आगे देखें, he earns Rs 8,000 per month only, he has large family to support and he is the only beard earner of the family। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि आप क्यों फीस पे नहीं कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स की, आपके फादर की इनकम कितनी है। he कैन नॉट पे माई स्कूल फी एज ही इज ऑलरेडी पेइंग फी माई ब्रदर। यहाँ पे रीजन भी देखिए शो करना है कि क्यों आप फीस पे नहीं कर सकते। जो भी ये इनकम करते हैं उसमें से वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसकी भी यहाँ पे देखिए, क्योंकि उसके भाई की फीस उन्होंने ऑलरेडी पे कर दी, इसलिए उनके पास अभी इतना अमाउंट नहीं कि वो फीस पे कर पाएँ। आई एम गुड एट स्टडीज एंड आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास एवरी ईयर। आई हैव पैसन फॉर एजुकेशन एंड वांट टू स्टडी फर्दर। मेरे पास पैसन है एजुकेशन के लिए एंड यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसकी फीस में कंसेशन करने की वो बात कर रहा है। यहाँ पे पूरा रीजन शो करना है। यहाँ पे नीचे से अब जब आपका ये सारा डिटेल हो गया, रीजन हो गया, तो नीचे से फिर सो आई होप दैट यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट माई फुल फी कंसेशन टू इनेबल मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज। I shall be highly obliged to you for this act of kindness। नीचे फिर आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद नीचे योर फेथफुली, यहाँ पे ABC या फिर XYZ या फिर कोई काल्पनिक नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे जो भी आप डाले हैं ऊपर वही क्लास यहाँ पे डाल के, यहाँ पे इसके ऊपर हमने देखा था 7th क्लास था तो 7th B। क्लियर? ये आपका एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आप एप्लीकेशन लिखे हैं अपने प्रिंसिपल के पास फॉर फुल फी कंसेशन के लिए। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला है ही कैन नॉट, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ये दोनों ही आपको प्रोनाउंसिएशन में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका जो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका मतलब होता है सिवाय या इसके अलावा भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको ही कैन नॉट एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे पहला वाला एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए आंसर में दिया भी होगा ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। ये आपका पहला वाला एक्सेप्ट यहाँ फिलअप किया गया है। दूसरा देखते हैं, डू नॉट वॉक, ब्लैंक्स दिया है फुटेड, डू नॉट वॉक फुटेड, तो यहाँ पे बियर और बेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बियर मतलब होता है सहन करना और बेयर मतलब होता है नंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पैर मत टहलो। यहाँ पे बोला जा रहा है नंगे पैर मत टहलो, तो यहाँ पे BARE आपका यूज हुआ है। क्लियर? अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, तो चलिए देखते हैं। Which are the 4 skills of language learning describe in short? यहाँ पे आपको 4 skills लैंग्वेज लर्निंग की डिस्क्राइब करनी है।
तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर। पहला है डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल। सबसे पहले कौन सी स्किल डेवलप करनी होती है? सुनने की स्किल। ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स yet grouped together because learning to understand a language facilitate speaking। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सुनना और बोलना, ये दोनों अलग अलग स्किल तो हैं, लेकिन अगर जब तक ले हम पहले सुनने की स्किल नहीं डेवलप करेंगे तब तक हमारे अंदर बोलने की स्किल का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप सुनते हैं तभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आपको डेवलप करनी है लिसनिंग स्किल। बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग द लैंग्वेज सफिशिएंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल इज एसेंशियल। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपको बोलने की स्किल डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस करनी होगी। आपको सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी स्किल को जानने के लिए। किसी भी यहाँ पे बात हो रही है सुनने की स्किल की, तो अगर आपको पहले बोलने की स्किल अगर डेवलप करनी है तो सुनने की डेवलप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आगे। ट्रेनिंग इन लिसनिंग हेल्प्स ए लर्नर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश साउंड। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश साउंड के जो भी विशेषताएं होती हैं कि किस तरह से इंग्लिश साउंड का प्रोनाउंसिएशन करना है, ये सारी चीज़ें उसको सबसे पहले समझनी होंगी। ही लर्न्स द डिस्टिंग्विश सच साउंड विच आर सिमिलर टू हिज मदर टंग एंड आल्सो दोज विच आर नॉट फाउंड इन हिज मदर टंग। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मदर टंग से सिमिलर तो नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे सीखते सीखते वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं। फिर जब वो सुनना सीखेंगे फिर धीरे धीरे स्पीकिंग करना भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल। नंबर 2 पे हम देखें, यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग टुगेदर it is speaking which actually involves a learner in learning process। तो दोस्तों लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ को सीखने की बात करें, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है? हमें उसे पहले सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद हम उसको सीखते हैं। अगर हम बात करें स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल की बात हो रही है। तो स्पीकिंग के लिए सबसे पहले हमें सुनना पड़ेगा, अपनी लिसनिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद हम स्पीकिंग स्किल डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, while learning mother tongue imitation makes it possible for the child to learn to speak. In the case of mother tongue, it is unconscious and unilateral imitation, but in second language learning, intentional imitation may enable a learner to speak the लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें मदर टंग की, तो मदर टंग सीखने के बाद जब तक वो अपने मदर टंग से, यहाँ पे मदर टंग तो बच्चा बचपन से सीखता है, वो लोगों को सुन के सीखता है जब वो बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर हम बात करें अदर लैंग्वेज की, तो जब तक वो अपने मदर टंग से अदर लैंग्वेज को कनेक्ट नहीं करेगा तब तक वो बोलना नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे वो चीज़ों को सबसे पहले सुनना सीखेगा, फिर उसके बाद वो अपने मदर टंग से अदर लैंग्वेज को कनेक्ट करना सीखेगा, फिर वो बोलना सीखेगा धीरे धीरे करके, जब उसकी समझ विकसित होगी। अब यहाँ पे हम देखें नंबर 3 पे, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, द रीडिंग स्किल हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो दोस्तों जब बच्चा धीरे धीरे
यहाँ पे बालक की बात हो रही है, जो छात्र हैं जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पहले वो अपनी लिसनिंग स्किल डेवलप करते हैं, उसके बाद अपनी स्पीकिंग स्किल डेवलप करते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ों को समझने लगते हैं तो फिर वो अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करते हैं। इन हेल्पिंग ए लर्नर टू लर्न टू रीड इंग्लिश वी शुड फॉलो द सेम ट्रीटमेंट मेट आउट टू हिम व्हेन ही लर्न्स टू रीड हिज मदर टंग। बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग इन मदर टंग ए चाइल्ड गेट्स थ्रू प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए बालक सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर धीरे धीरे वो जब चीज़ों को सीख जाता है तो फिर वो रीडिंग करता है, यानी कि बुक को पढ़ना शुरू करता है। सेम यही कंडीशन अगर हम बात करें मदर टंग की, तो मदर टंग में भी बच्चा धीरे धीरे सबसे पहले वो सुनने की प्रैक्टिस करता है कि लोग अपने हाव भाव के माध्यम से वो लोगों के हाव भाव को भी देखता है और साथ ही उनकी आवाज़ को सुनकर सीखने का प्रयत्न करता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। सेम यही कंडीशन जिस तरह से मदर टंग वो सीखता है, सेम अदर लैंग्वेज को भी वो सीखता है धीरे धीरे करके। जब वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर वो पढ़ना सीखता है। आपका ये थर्ड पॉइंट हो चुका है। अब हम देखिए नंबर 4 पॉइंट पे। नंबर 4 पॉइंट पे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। Among the all 4 skills, writing skill is difficult task to learn. Written words are the visual presentation of speech. तो दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों स्किल की, जिसमें आप सबसे पहले हमने देखा था लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर हमने देखा रीडिंग, इन तीनों में सबसे ज़्यादा टफ होता है बच्चों के लिए राइटिंग स्किल, क्योंकि यहाँ पे जो वो बोलते हैं उसको अपने राइटिंग के माध्यम से अपने विजुअल वर्ड्स को प्रेजेंट करना होता है। दे आर यूज इन डिफरेंट सिचुएशन टू सर्व डिफरेंट पर्पज। राइटिंग इज स्पेसिफिकली यूज्ड वेयर द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो वहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि इसके पहले जब हम बात कर रहे थे स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग में सामने वाला कोई ना कोई तो होता है जिससे स्पीकिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर जब राइटिंग स्किल की बात आती है तो वहाँ पे कोई रिसीवर नहीं होता है। इन स्पीच ए स्पीकर कैन मेक यूज ऑफ वेरियस अदर डिवाइसेस सच ए गेस्चर, इंटोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। अगर हम बात करें स्पीकिंग की, तो इसमें स्पीकर जो होता है वो अपने चेहरे के हाव भाव के माध्यम से, अपने फेस के एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने बातों को व्यक्त करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर राइटिंग की, यहाँ पे देखिए आप क्लियर हो जाएगा, बट इन राइटिंग ओनली वर्ड्स आर अवेलेबल। यहाँ पे आप अपने बातों को अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते, यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स के माध्यम से ही अपने कार्य, अपने जो भी आपकी कैपेसिटी है, लिखने की कैपेसिटी है, अपने वर्ड्स की कैपेसिटी है, उसके माध्यम से अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट इन राइटिंग ओनली वर्ड्स आर अवेलेबल, देयरफॉर ए राइटर हैज़ टू कीप इन माइंड वेरियस अदर एस्पेक्ट वाइल गिविंग एक्सप्रेशन टू दिस थॉट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो राइटिंग स्किल होती है, यहाँ पर अलग अलग तरह के थॉट्स का प्रयोग करना पड़ता है, अलग तरह के विचारों का प्रयोग करना पड़ता है। अपने जो भी राइटिंग स्किल है उसको और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखने के लिए, जो भी विचार है उसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 4 डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। तो चारों तरह की स्किल हमने देखी। सबसे पहले क्या थी यहाँ पे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों कभी कभी ये इसका क्रम भी पूछ लेता है कि किस तरह से सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले आपका लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल आपकी कभी कभी इसमें पूछ लेता है शॉर्ट में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में इसके आगे शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड्स। क्लियर? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा आपको जो भी दिक्कत हो। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।